लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फैंग अपने बॉडी को कम्प्लीटली होन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां पर सरीना आते हुए उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछती है आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। प्रिंसिपल उससे उसके बॉडी ग्लो का रीजन पूछते हैं। तब फैंग उन्हें बताने लगता है वो अपने स्कल को होन कर रहा था। ये सुनकर सरीना गुस्से में पूछती है क्या मैं तुम्हें एक इडियट दिखती हूँ। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे फैंग रैंक 8 का गोल्डन बॉडी वाला इंसान है जो शायद से रिवाइव हो चुका है। तब डीन कहते हैं हाँ ये पॉसिबल है, मगर रैंक 8 को रिवाइव होने में कितना टाइम लगता है और ये कौन सा एरे से बिलोंग करता है, क्या इसे इसकी ओरिजिनल मेमोरीज भी याद है, क्या इसके जैसे इंसान और भी है। फिर प्रिंसिपल उससे पूछते हैं क्या उसे अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद है। तब फैंग कहता है मुझे याद है कि मेरे टाइम पर रैंक 9 वाले इतने कॉमन थे जितने डॉग्स होते हैं। हमने हेवनली कोड भी बिल्ड किया था और मैं फर्स्ट हेवनली एम्परर था। ये सुनकर सरीना उसे मारने लगती है, ऐसी बकवास बंद करने को कहती है। तब फैंग कहता है आप लोग तो मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ पुराने टाइम से। मुझे तो कुछ पल के लिए खुद पर ही डाउट होने लगा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो मस्त बैठकर न्यूज सुन रहा था, जहाँ उसे पता चलता है एक आइलैंड पर बहुत ही तेज अर्थक्वेक आया है। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन भागते हुए आते हैं और बताते हैं हमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जिस आइलैंड के बारे में न्यूज बताया जा रहा है वहाँ पर एंट्रेंस अचानक से खुल चुका है। वहाँ पर ग्रैंड मास्टर और बहुत सारे सोल्जर्स पहुंच चुके हैं। वहां का पैसेज बहुत ही वीक है, इसी कारण से दोनों साइड के बंदे एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। ये सुनकर फैंग बोलता है हमें सभी दुश्मनों का सामना एक साथ करना पड़ेगा। तब वो बताते हैं अभी दुनिया में 104 कैटाकॉम एंट्रेंस है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 20 ही ग्रैंड मास्टर है रैंक 9 वाले और 1500 रैंक 9 के एनिमी है। हम सभी एंट्रेंस को गार्ड कर पाइए तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमें गिव अप करना पड़ेगा। तब फैंग गुस्से में पूछता है इतने सालों से हमने गार्ड किया और ना जाने कितने हजारों लोगों की जान गई है और आप गिव अप करने की बात कर रहे हैं। अगर अभी हमने गिव अप कर लिया तो कुर्बान हुए सोल्जर्स को हम क्या जवाब देंगे, क्या उनकी कुर्बानी वेस्ट नहीं हो जाएगी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हुए बताते हैं गवर्नमेंट ने सोल्जर और मास्टर के लिस्ट को अनाउंस कर दिया है रैंक 9, 8, 7 वाले फाइटर्स के। तब फैंग कहता है गवर्नमेंट को पता है कि एक वर्ल्ड वॉर होने वाला है, इसी कारण से अब वो कल्टीवेशन और मार्शल आर्टिस्ट को बढ़ावा देंगे। तभी प्रिंसिपल के पास हायर ऑफिसर के तरफ से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है सभी रैंक 6 वालों को भी इकट्ठा किया जाएगा। ये सुनकर फैंग भी रैंक 6 वालों को जल्दी से इकट्ठा करने को बोलता है। इधर फैंग सोच रहा था मुझे लगा था मेरे पास बहुत टाइम है, मगर अब मेरे पास हल्का सा भी टाइम वेस्ट करने को नहीं है। अब मुझे जल्दी से रैंक 7 में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। नहीं कम से कम रैंक 9 में। अब हम 15 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ नानजियांग के स्टूडेंट कैटाकॉम से बाहर आ रहे थे जिसमें जी भी थी और उसकी तारीफ करते हुए लोग कहते हैं कि कैटाकॉम में इसने बहुत से लोगों को मारा है, इसे तो कैटाकॉम में फेरी स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता था। इसने तो रैंक 3 के 7 से 10 बंदों को मारा है और हायर रैंक वालों को एक ही स्लैश में खत्म कर दिया। मुझे लगा था ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट गर्ल है, मगर आज मुझे पता चला कि ये कितनी टफ है। मैं इससे बाद में डेट के लिए पूछूंगा। इधर जी जैसे ही फैंग को देखती है वैसे ही स्माइल करते हुए उसे हेलो बोलने लगती है। फिर फैंग उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि इतने कम टाइम में तुम रैंक 3 पर पहुंच चुकी हो। तब वो कहती है ये सब तुम्हारे एनर्जी एसेंस के कारण से हुआ है। वैसे न्यू ईयर ईव आने वाला है, तुम्हारा क्या प्लान है, तुम किसके साथ सेलिब्रेट करोगे। तब फैंग बताता है वो अपने घर जाएगा न्यू ईयर पर। ये सुनकर जी ब्लश करते हुए कहती है न्यू ईयर आ गया है, मैं सोच रही हूँ नानजियांग जाने का। तब फैंग कहता है न्यू ईयर के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वो कहती है मैं अंकल आंटी और युआन के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ, वैसे तुम्हारा कोई हॉबी है। ये सुनकर फैंग बोलता है तुम मेरे पेरेंट्स को भूल जाओ, और रही बात मेरी बहन की तो उसे पैसे पसंद है तो उसे पैसे दे देना। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है। फिर फैंग कहता है आगे का सिचुएशन बहुत ही खराब होने वाला है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी कल्टीवेट करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो न्यू ईयर मनाने के लिए घर पहुंच जाता है। उसके आते ही युआन भागकर उसके पास आती है। अब हम युआन, फैंग और उसके पेरेंट्स को डिनर करते हुए देखते हैं जहां फैंग वापस से युआन के गालों को खींच रहा था। तब उसकी मॉम कहती है तुम आराम से हॉलीडे में एंजॉय करो और किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। खाने के बाद फैंग अपने पापा के कंधों को मसाज दे रहा था। पूरी फैमिली में खुशियां ही खुशियां थी। तभी हम फैंग के घर के बाहर 3 रैंक 6 के बंदों को देखते हैं जो फैंग की फोटो को जलाते हुए उसे आज खत्म करने का प्लान बनाते हुए काफी खुश हो रहे थे। वो सभी कॉन्फिडेंट थे कि वो आज फैंग को मार कर जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा जो कि सिर्फ रैंक 5 का है वो 3 रैंक 6 वालों का सामना नहीं कर पाएगा। तभी वो सभी देखते हैं वो अभी विंडो के पास ही है, जिसपे एक मास्टर पूछता
पूछता है मास्टर में क्या हम उसके ऊपर अटैक कर दे। उसका वेट करते करते थक चुका हूँ। तब मैं उसे हाँ में जवाब देते हुए विंडो पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और मनी मन सोच रहा था मैं रैंक 6 पर हूँ, इसीलिए मैं रैंक 5 वाले को आसानी से मार सकता हूँ। आज तो फैंग मारा जाएगा। तभी फैंग विंडो तोड़ते हुए उनके पेट में स्वॉर्ड को घुसा देता है। तब मैं हेल्प के लिए उन्हें चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और फैंग कहता है मैं रैंक 6 कल्टीवेटर को एक ही स्लैश में खत्म कर सकता हूँ। तभी टकला फैंग के ऊपर हमला कर देता है। ये मे से ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। फैंग समझ जाता है कि ये रैंक 6 के पीक पर है। ये पक्का किसी कल्ट से है। मुझे इसे दूर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो मासूम लोगों की जान जा सकती है। तभी एक बंदा फैंग को पीछे से पकड़ लेता है और टकले को उसके ऊपर अटैक करने को बोलता है। ये देखकर फैंग शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या यहाँ पर एक और रैंक 6 का बंदा है। तभी टकला अपना पावरफुल पंच उसके पेट में मार देता है और कहता है मैं भी देखता हूँ ये कब तक टिक पाएगा हमारे सामने। तभी फैंग की बॉडी ग्लो होने लगती है, जिसे देखकर वो सभी शॉक्ड होते हुए कहते हैं ये तो रैंक 6 पर है, फिर इसके पास गोल्डन बॉडी कैसे है। फिर फैंग अपने बॉडी से एनर्जी निकालने लगता है। इतने में टकला कहता है शांति से हमारे हाथों से मारे जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे पूरी फैमिली को जान से मार देंगे। इतने में ही पीछे से एक आवाज आती है कि ऐसा तो होने वाला नहीं है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वोंग था। वोंग आते ही फैंग को बताता है मैंने तुम्हारी फैमिली को कहीं और शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए तुम चिंता मत करो और मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाने के लिए थैंक्स। तुम्हें पहले ही एहसास हो गया था कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है। ये सुनकर फैंग उसे थैंक्स कहते हुए उन दुश्मनों को सिर्फ 30 सेकंड में खत्म करने के लिए कहता है। फिर वोंग टकले से लड़ने लगता है। तभी दूसरा बंदा फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है। इतने में ही फैंग अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग सा बैरियर बना लेता है, जिसके इफेक्ट से उस बंदे के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तब फैंग अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और सोचने लगता है अगर मैंने अपने बोन को एक्सट्रीम लेवल तक होन कर लिया तो आज मैं इन्हें अकेले ही मार पाता। तभी फैंग देखता है कि वोंग पूरी तरह से इंजर्ड है। ये देखकर वो उसे संभालने लगता है और उसे लेकर भागने लगता है, मगर वो टकला उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। तब फैंग वोंग से पूछता है क्या तुम अभी भी फाइट कर सकते हो, जिसपे वो मना करते हुए कहता है तुम मुझे एनर्जी एसेंस दो, मुझे एक ट्रिक करना है। ये सुनकर फैंग उसे एनर्जी स्टोन्स देते हुए कहता है मैं जैसे ही उस टकले पर अटैक करूंगा वैसे ही तुम तेजी से यहाँ से भाग जाना। मगर बीच में ही वोंग खून की उल्टी करने लगता है। ये देखकर फैंग जल्दी से जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाकर वोंग को लेकर उसके अंदर जाने लगता है और जब टकला उसके अंदर आता है तब फैंग उसके ऊपर एनर्जी बॉल से हमला करते हुए वोंग को लेकर जमीन के रास्ते जाना शुरू कर देता है। तभी एक जगह अर्थक्वेक आने लगता है। ये देखकर ऑफिसर इधर उधर भागने लगते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर हम बाहर देखते हैं कि फैंग जमीन के अंदर से निकल रहा है वोंग को लेकर। फिर वो वोंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे वो कुछ ना बोलते हुए थंब दिखाने लगता है और उस जमीन के अंदर ही टकला था। उसे देखते हुए फैंग कहता है हम दोनों तो म्यूटेंट है, तुम्हें क्या लगा तुम भी हमारी तरह इससे निकल सकते हो। जिस पे टकला कहता है डिवाइन सेक्ट तुम्हें जाने नहीं देगा। ये सुनकर फैंग उसे सुनाते हुए पैरों से मारने लगता है। तब वो टकला बताता है उसे मारने के पीछे डोजो और पिल कंपनी जाओ का हाथ है। ये सुनकर वोंग कहता है अब तो हम गए। तब फैंग कहता है अगर सिर्फ पिल कंपनी का जाओ होता तो उसको संभालना आसान होता, अब तुम देखते जाओ मैं उस पिल कंपनी को कैसे मजा चखाता हूँ। इधर हम डीन और बाकी के ऑफिसर्स को देखते हैं जो इस धमाके को महसूस करते हुए इसी तरह बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया है। वो फैंग को देखते ही पूछने लगते हैं उसे क्या हुआ है और उसका ये हाल किसने किया है। तब फैंग उनसे पिल्स मांगते हुए कहता है मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा। ये सुनकर वो कहते हैं तुम्हारी बॉडी बेकार हो चुकी है, सिर्फ पिल से कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें अपनी एनर्जी देता हूँ, उसे तुम एब्जॉर्ब करो। उसके बाद फैंग उनकी एनर्जी लेते हुए अपने आप को हील करना शुरू कर देता है और उनसे और एनर्जी का डिमांड करता है। तब वो कहते हैं तुम नहीं मरोगे, इतना काफी है। इधर वोंग अपने बॉडी को हील कर रहा था। ये देखकर डीन कहते हैं क्या तुम दोनों मॉन्स्टर हो, इतना घायल होने के बाद भी तुम अपने बॉडी को हील कर पा रहे हो, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी भी है। फिर फैंग वोंग से जाकर चिपक जाता है और उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। तब डीन पूछते हैं तुम किससे फाइट किए हो जो कि इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। तब फैंग कहता है मैं तो लगभग भूल ही गया था, आप डोजो और पिल कंपनी का जाओ को अरेस्ट करने के लिए फाइटर्स भेजो, वो शायद कल्ट के मेंबर्स है। इधर हम जाओ को देखते हैं जो फैंग पर चिल्लाते
आते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की। तब फैंग उन्हें बताने लगता है कैसे उसके भेजे हुए बंदे ने उनका ही नाम दिया है, इसी कारण से वो उन्हें अरेस्ट कर रहा है और उनके साथियों को भी। ये सुनते ही वो गुस्से में फैंग के ऊपर अपने मेंटेलिटी से हमला कर देते हैं। तभी ओल्ड मैन बीच में आकर उसे बचा लेते हैं और बाकी के प्रिंसिपल डीन भी उसके सपोर्ट में बोलने लगते हैं। इधर फैंग कहने लगता है मिस्टर जाओ मुझे मारना चाहते हैं, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं रैंक 5 पर हूँ और मेरा स्ट्रेंथ उनके मुकाबले बहुत ही कम है। अगर वो अपनी मर्जी का करते रहे तो चाइना और कल्ट में क्या फर्क रह जाएगा। फिर डीन मिस्टर जाओ को सरनेम लगाते हैं। उसके बाद फैंग उनके पास जाकर उनके ही एनर्जी से अपने आप को हील करते हुए उन्हें थैंक्स बोलने लगता है। ये देखकर प्रिंसिपल स्माइल करते हुए सोचते हैं फैंग एनर्जी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये बड़े ही काम का बच्चा है। फिर फैंग मिस्टर जाओ पर कल्ट का मेंबर होने का इल्जाम लगाता है। तब वो कहते हैं अगर मैं कल्ट का मेंबर नहीं हुआ और मैंने एविडेंस दिखा दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर फैंग बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप खुद एक कल्ट के मेंबर हो। फिर फैंग बाहर आ जाता है जहाँ प्रिंसिपल उससे कहते हैं तुम तो रैंक 5 पर हो, तुम्हें सीरियसली कौन लेगा, तुम्हें ऐसा किसी से भी बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें टफ बनना पड़ेगा हर चीज को पाने के लिए और अगर तुम्हें वो चीजें ना मिले तो तुम्हें उसे चुरा लेना चाहिए। फिर प्रिंसिपल मिस्टर जाओ को गंदी तरह से डराते हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए पिल्स और पैसों के सप्लाई करने के लिए मना ही लेते हैं। ये देखकर फैंग स्माइल करने लगता है और वो समझ जाता है आखिर प्रिंसिपल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। बाहर आकर प्रिंसिपल फैंग को उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम करने के लिए बोलते हैं और उसे एक टाइप का पिल लेने को बोलते हैं जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये सुनकर फैंग उसका प्राइस पूछता है जिसपे वो बिलियन प्लस बताते हैं। ये सुनकर फैंग हैरान होते हुए पूछता है क्या आप मुझे फ्री में दे सकते हैं, जिसपे वो उसे मना करते हुए कहते हैं तुम इतने पैसे कमा रहे हो उसे कहां पर लेकर जाओगे। कब्र में अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को एक चैम्बर में देखते हैं जहां वो अपने बॉडी को हील करने के लिए गया था। ये देखकर जी डीन से पूछती है जब वो बाहर आएगा तब उसका पूरा बॉडी हील हो चुका होगा ना। ये सुनकर वो कहते हैं वो पहले ही रैंक 5 पर है, उसने इतना हार्ड वर्क बेकार में थोड़े ना किया है, अब वो हार्ड वर्क उसके काम आएगा। इधर लुई फू से कहती है इसने सही में इतने सारे चैम्बर ढूंढ लिए अपने बॉडी को हील करने के लिए। इधर फैंग चैम्बर में सिस्टम को देखते हुए सोच रहा था मेरा क्यूआई ब्लड 6000 से ज्यादा हो चुका है, इतना तो मिड लेवल 6 का होता है और मेरा वाइटलिटी मेंटेलिटी भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब मुझे रैंक 6 में चेंज होना चाहिए मगर इन लोगों ने मुझे रिपेयर कर दिया है, फिर मेरे बालों को क्यों नहीं किया। फिर वो चैम्बर से बाहर आता है और हम देखते हैं फैंग अब टकला हो चुका है। उसे देखकर जी पीछे से कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ विग खरीदने चलो। उसे देखकर तो डीन अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं तुम्हें नेचुरली हेयर का वेट करना चाहिए, कुछ दिनों में वो आ ही जाएंगे, स्कूल को इस बार बहुत लॉस हुआ है इसीलिए तुम्हें इस बार रैंक 8 के डीमन को मार कर यहाँ पर लाना पड़ेगा। तब वो कहता है मैं पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत को झेल चुका हूँ और आप मुझे रैंक 8 को मार कर यहाँ पर लाने को बोल रहे हो। ये सुनकर वो बताते हैं इस स्कूल को रैंक 8 का डीमन ब्लड चाहिए ताकि वो फौरन पिल्स को बना सके, ज्यादातर डीमन मरने से पहले अपने ब्रेन को एक्सप्लोड कर देते हैं, इस कारण से हमें उनके ब्रेन का न्यूक्लियाई नहीं मिल पाता है। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है अगर मैं डिवाइन क्रिएचर्स को ले आया तो उससे बहुत सारे डिवाइन वेपन बन पाएंगे। वैसे डीन क्या आप रैंक 7 के बीस्ट को मार सकते हैं। तब वो कहते हैं ये सुनकर डीन कहते हैं हाँ पॉसिबल तो है मगर ये तुम क्यों पूछ रहे हो। जिसपे वो कहता है मैं एक माइन को लूटूंगा कैटाकॉम में जिसकी रखवाली एक रैंक 7 का बीस्ट करता है, इसीलिए पूछ रहा था। मैं और किन साथ में उस बीस्ट को मार लाएंगे। तभी किन अपनी एनर्जी लेते हुए कहता है मैंने कब बोला मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिसपे फैंग कहता है ठीक है मत जाओ मगर तुम्हारा कोई पार्टनर भी है जिसके साथ तुम कैटाकॉम में जा सको, क्या मेरे से स्ट्रॉन्ग तुम्हें कोई मिल पाएगा, मत जाओ तुम इसमें तुम्हारा ही लॉस है। ये सुनकर किन मान जाता है और फैंग को एक मैप पर वहाँ की लोकेशन बताना शुरू कर देता है। फिर किन गुस्सा होते हुए उसे इस बार 50-50 करने को बोलता है जिसपे फैंग कहता है मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि जिसपे फैंग कहता है मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता, अगर मेरे हाथों कुछ महंगा लग गया और वो मेरे ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगा तो मेरा हो जाएगा। ये सुनकर किन गुस्से में कहता है तुम्हारा इतना बड़ा टकला है, तुम तो एक विलन दिखते हो, आखिर तुम्हारी बातों पर कौन बिलीव करेगा। ये सुनकर फैंग बोलता है वो तो मुझे अपने बालों को शेव करना पड़ा कंसंट्रेट करने के लिए। फिर वो दोनों 50-50 का रेशियो डिसाइड कर लेते हैं और किन वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर डीन सोचते हैं किन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ सफर किया है, इसके फादर बहुत ही टैलेंटेड थे मगर वो एक रेड में मारे गए, उस टाइम पर किन बहुत ही छोटा था। ये बच्चा स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो था
मगर इसमें खास बात यह है कि ये तब तक कल्टीवेट करता है जब तक एनर्जी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। उसके बाद डीन फैंग को कैटाकॉम्ब में ध्यान रखने को बोलते हैं और ज्यादा रिस्क लेने से मना करते हैं। तब फैंग एविल फेस बनाते हुए कहता है ये किन बहुत ही काम आएगा, ये प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है और अपने लिमिट को पुश कर देता है। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा और उसका प्रोग्रेस करने में हेल्प करूंगा। अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जिस दिन किन और फैंग कैटाकॉम्ब के अंदर जाने वाले थे, जहां कुछ बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं इस टकले को देख रहे हो, इसने लास्ट टाइम हमारे पीछे हजारों से ज्यादा डीमन को लगा दिया था। हम देखते हैं कि ये टकला कोई और नहीं बल्कि किन होता है। उसने जोश जोश में अपने बालों को सेव कर लिया था, मगर उसे पता चलता है फैंग ने बालों को शेव नहीं किया था बल्कि कल्टीवेशन के टाइम उसके बाल चले गए थे और कुछ ही दिन में उसके बाल वापस आ गए। ये देखकर वो फैंग के ऊपर गुस्सा करने लगता है। जी उन दोनों को उनका ध्यान रखने को कहती है, फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर किन बहुत ही गुस्से में था और सबको उल्टा सीधा बोलते हुए वहाँ से जा रहा था। कैटाकॉम्ब के अंदर वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। हो सकता है तुम्हारा सामना कैटाकॉम्ब के मार्शल आर्ट से हो जाए। इस बार 70-30 का रेशियो होगा और मैं तुम्हारे साथ इस बार चीटिंग नहीं करूंगा, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किन को देखते हैं जिसने विग पहन लिया था अपने टकले को छुपाने के लिए। फैंग और किन मिलकर सभी दुश्मनों को ठिकाने लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फैंग बोलता है हम यहाँ से 500 मील दूर है होप सिटी से, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जिस पर किन कहता है मैंने सुना है किसी को यहाँ पर हजारों हॉपिंग फ्रूट्स मिले थे जिसका यूज उसने इंटरनल ऑर्गन्स को होन करने के लिए किया था। जब मैं रैंक 3 का था तब मैं उस फ्रूट के लिए आया था, तब मेरा सामना डीमन से हो गया था और बाद में जब मैंने उसे ढूंढने का ट्राई किया तो मेरी सांसें फूलने लगी थी। ये सुनकर फैंग बोलता है अच्छा फिर तुम मेरा इंतजार माउंटेन के पास करना, अगर तुम अपनी सांसों को सही से बैलेंस नहीं कर पाते तो। फिर किन बोलता है तुम आवाज लगा देना, जब तुम सबका काम हो जाए तो मैं वहाँ पर तुरंत ही आ जाऊंगा। उनके साथ डीन भी आए थे जो कहते हैं मैं जा रहा हूँ उस डीमन का ध्यान भटकाने और उसी टाइम तुम उस एनर्जी माइन के अंदर चले जाना। तब फैंग पूछता है आपको रैंक 7 बीस्ट से डील करने में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली ना? ये सुनकर डीन कहते हैं हर चीज का एक्सेप्शन होता है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, जब तुम अपने ब्रीथ को कंट्रोल ना कर पाओ तो तुम बाहर आ जाना। फिर फैंग एक गड्ढा खोदने लगता है जिस पे डीन पूछते है तुम क्या कर रहे हो? तब फैंग कहता है मैं इस गड्ढे को खोद रहा हूँ ताकि भागने में आसानी हो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक किया मैं 2K, अगर ये पूरा हो जाएगा तो आज ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। हाँ इसका मतलब कि आज मैं 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो हो सके तो लाइक एम पूरा करवा देना। और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।